गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग लॉ ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और लॉ ऑफ मोशन में कई सारे टर्म को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। अब हम लोग जो आज के लेक्चर में बेसिकली कवर करेंगे वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोगों ने पढ़ा और पढ़ने के बाद हम लोग ये समझ गए कि फोर्स क्या होता है, लेकिन ये नहीं जान पाए कि फोर्स की वैल्यू कितनी होती है किसी मोमेंटम के लिए या किसी बॉडी को मोशन करने के लिए। लेकिन ये पता हो गया कि किसी बॉडी में अगर मोशन आ सकता है तो फोर्स की वजह से आ सकता है, एक्सीलरेशन आ सकता है तो केवल फोर्स की वजह से आ सकता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ बेटा हमें केवल ये बताता है कि उसमें मोमेंटम हुआ है या मोमेंटम नहीं हुआ है, बस इतना बताता है। लेकिन ये नहीं बताता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि मोमेंटम अगर हुआ तो कितना हुआ। कोई बॉडी अगर फास्टर है तो ये सिर्फ इतना ही बता पाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ कि फास्ट है, स्लो है तो बोल पाता है स्लो है, लेकिन ये नहीं बता पाता है कि कोई बॉडी फास्ट है हुई तो पहले से कितना फास्ट हुई या कितनी, कोई बॉडी स्लो हुई तो पहले से कितना स्लो हुआ। इट मीन्स न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन Newton first law of motion defines force also Newton first law of motion defines force also quantitatively। फोर्स केवल क्वांटिटेटिवली है, वो किसी वैल्यू को नहीं बताता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स इज फिजिकल काज ऑफ मोशन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स इज प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी which when it is applied on it। तो फोर्स के बारे में ये चीजें यहां से ऑब्जर्व होकर आ जाती हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ सिर्फ क्वांटिटेटिवली है, केवल ये बताता है कि किसी बॉडी में चेंज हुआ है, किसी बॉडी में कोई बॉडी पहले से फास्ट हुई, कोई बॉडी पहले से स्लो हुई, बस ये बता पाता है। लेकिन ये नहीं बता पाता है कोई बॉडी पहले से कितना स्लो हुआ या पहले से कितना फास्ट हुआ। यहां पर एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा इसको। सपोज कर लेते हैं कि कुछ एथलीट हैं, ये एथलीट फर्स्ट है और ये रनिंग कर रहा है। यहां पर एक एथलीट है, एक और एथलीट है जो किसी दौड़ में ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये यहां से दौड़ना स्टार्ट करते हैं और ये विनिंग पॉइंट है। समझ लीजिए कि यहां पर पहुंच जाएंगे तो जीत जाएंगे। और इस पॉइंट पर सपोज कर लेते हैं कि ये एथलीट नंबर 2 पहुंचता है। एथलीट नंबर 2 जब पहुंचता है यहां पर, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से केवल ये बता पाएंगे आप कि ये जो 2 नंबर का एथलीट पहुंचा, वो आप इतना बता पाएंगे कि इन दोनों से 1 नंबर से और 3 नंबर से ज्यादा तेजी से दौड़ा। या आप ये बता पाएंगे कि 2 नंबर अगर विनर है तो 1 और 3 इससे स्लो दौड़े हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आप सिर्फ उनके मोमेंटम की सिचुएशन बता पाएंगे कि कौन फास्टर है कौन स्लोवर है। बट आप ये नहीं बता पाएंगे कि अगर 2 नंबर ने
इन दोनों से तेजी से दौड़ लगाई है तो इसका मोमेंटम क्या है, इसका मोशन क्या है, इसका एक्सीलरेशन क्या है। आई होप अब समझ में आ गया होगा कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है आपको। इट मींस यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन gives the quantitative value of force, ये आपको देगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको क्या देता है, एक क्वांटिटेटिव वैल्यू देता है। इट मींस दो नंबर अगर यहां विनर है तो ये पता चल जाना चाहिए कि दो नंबर अगर जीता है तो कौन से एक्सीलरेशन से आया है, या एक नंबर या तीन नंबर हार गए हैं तो उनका एक्सीलरेशन कितना था, इससे कितना कम था इसका एक्सीलरेशन, इससे कितना कम था इसका मोमेंटम, या इससे कितना ज्यादा था दो का मोमेंटम। इट मींस इन दिस लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ में एक्चुअल में आपको मोमेंटम की वैल्यू पता चलती है, किसी बॉडी का एक्सीलरेशन पता चलता है, किसी बॉडी पर अप्लाई होने वाला फोर्स की वैल्यू पता चलती है। तो दैट इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसी को न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ फोर्स is measurable, force is measurable like as mass and acceleration। फोर्स को मेजर कर सकते हैं, फोर्स को मेजर कर सकते हैं मास से, एक्सीलरेशन से। इससे बेटा हम दो तरीके का ऑब्जर्वेशन लेकर समझते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन होंगे, सिमिलरली इफ बी फेमिलियर टू बेसिक ऑब्जर्वेशन, बेसिक कॉमन ऑब्जर्वेशन, तो हम लोग दो ऑब्जर्वेशन यहां पर लेंगे और उसी की हेल्प से समझते हैं कि ये जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये एक्चुअल में है क्या। आप टेनिस की दो बॉल लीजिए, दो बॉल लेते हैं, बॉल ए और बॉल बी। यहां पर एक सिचुएशन देते हैं, टेनिस की दोनों बॉल हैं बेटा, तो मास दोनों का कांस्टेंट है, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मास डज नॉट चेंज, मास इज सेम, मास सेम है। जब मास सेम है बेटा, सपोज कर लेते हैं कि हमें इसे v एक्सीलरेशन से, v वेलोसिटी से इसे मोशन में लाना है। सिंपल सी बात है, जब मोशन में आएगा तो ये यहां पर रेस्ट में है, और मोशन में आया है तो ये शुरू में कुछ एक्सीलरेट होगा, और वो एक्सीलरेशन सपोज कर लेते हैं यहां पर a है, और वो एक्सीलरेशन की वैल्यू पर हम थोड़ा क्वांटिटेटिव वैल्यू ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें इसको भी मोशन में लाना है, लेकिन इसे थोड़ा सा ज्यादा मोशन में लाना है। इट मीन्स इसकी जो वेलोसिटी है इस वाले से थोड़ा ज्यादा हो, तो इसका एक्सीलरेशन सपोज कर लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, और दोनों का मास सेम है, इसका भी मास m और इसका भी मास m। अब आपको बेटा सिंपल सी बात यहां पर समझिएगा कि अगर इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है m मास के लिए, तो हमने जो फोर्स लगाया है वो सपोज कर लेते हैं वो फोर्स F है। क्या इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए क्या यही F न्यूटन फोर्स लगेगा? आप ऑब्जर्व कर लीजिए, बहुत बेसिक ऑब्जर्वेशन है ये। कभी नहीं होगा कि सेम मास के लिए अगर हम किसी पर F न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और उसी के पास एक आइडेंटिकल बॉडी हो, उस पर भी हम F न्यूटन फोर्स से फोर्स लगाएं तो दोनों की स्पीड अलग अलग है, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा।
अगर हम एक बॉडी यहां रखें और एक बॉडी यहां रखें और हम सोचे कि F न्यूटन फोर्स इस पर भी लगाएं और F न्यूटन फोर्स इस पर भी लगाएं और ये दोनों डिफरेंट एक्सीलरेशन से चलें, जबकि ये दोनों एक ही उस पर रखे हुए हैं, सरफेस पर रखे हुए हैं, तो ये नहीं होता है। अगर ये F न्यूटन के फोर्स से A एक्सीलरेशन पाया और ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चल रहा है, तो सिंपल सी बात है कि इस वाले में जो फोर्स लगा वो इससे थोड़ा डिफरेंट होगा। और अगर इसका एक्सीलरेशन ग्रेटर हुए तो यहां पर साफ नजर आएगा कि F डैश अगर यहां पर लग रहा है, दूसरा फोर्स लग रहा है, तो F डैश भी ग्रेटर होगा F से। तो इस ऑब्जर्वेशन को आप ध्यान से देखिए और ऑब्जर्वेशन में समझिए कि यहां पर इस एक्सीलरेशन के लिए F फोर्स लगा, वो भी T टाइम के लिए, T टाइम के लिए F न्यूटन फोर्स लगा तो इतना एक्सीलरेशन आया। और हम चाह रहे हैं कि इस पर भी इतना एक्सीलरेशन हो जाए, लेकिन टाइम T में ही एक ऐसा फोर्स लगा दें, एक ऐसा फोर्स लगा दें कि T टाइम में ही इतना एक्सीलरेशन ले, T ना चेंज हो। तो हमें करना क्या होगा कि इस वाले फोर्स से थोड़ा ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा T टाइम के लिए, और इस T टाइम के लिए जब ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, जब इतना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, तो न्यूटन ने देखा कि यहां पर जो इसमें एक्सीलरेशन हो रहा है, ये एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइंग फोर्स आ रहा है। तो इस ऑब्जर्वेशन से न्यूटन फाउंड दैट द above observation क्या देखा इन्होंने, द एक्सीलरेशन ऑफ गिवन बॉडी is directly proportional to the force which is applying on it, which is, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं फोर्स, चलिए, which is applied on it। ये न्यूटन ने क्या देखा कि जो एक्सेलरेशन है वो जस्ट फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन निकल कर आया। फिर एक और ऑब्जर्वेशन लेते हैं यहीं से, सपोज कर लेते हैं फुटबॉल की बॉल ले और एक टेनिस बॉल लेते हैं। ये फुटबॉल है, आ नहीं पाएगा, इसको भी नाम दे देते हैं C और D। फुटबॉल का जो बॉल है उसका मास और टेनिस के बॉल के मास में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो सपोज कर लेते हैं कि यहां मास क्या है बेटा, मास आर डिफरेंट, मास आर डिफरेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी, मास दोनों का डिफरेंट है बेटा। अब हमें करना क्या है, हम सोच रहे हैं कि ये अगर ए एक्सीलरेशन से चल रहा है जिसकी वैल्यू हमें सपोज कर ले रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू बेटा कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ अजम्पशन है बस, कि सपोज कर लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एक्सीलरेशन है। और हम ये टेनिस की बॉल को भी सोचें कि ये भी उसी एक्सीलरेशन से चले, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चले, जिसकी वैल्यू हमने अजम्पशन में अपने ले रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और या ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्सीलरेशन दोनों बॉडी का सेम है। अब आपको बेटा एक बड़ा बॉल है जिसका मास डिफरेंट नहीं है, इसका मास m है, इसका स्मॉल m है, और दोनों को सेम एक्सीलरेशन से चलाना है। आप टेनिस के बॉल पर अगर F न्यूटन फोर्स लगाते हो बेटा,
तो क्या इस पर भी F न्यूटन फोर्स लगाओगे तो उतना एक्सेलरेशन पाएगा? सपोज कर लेते हैं एक साइकिल को आप जितनी इजीली से आप पुश कर देते हो, एक कार को जितनी इजीली से पुश कर देते हो, जाके किसी ट्रक पर या बस पर लगाओगे उतने फोर्स से, तो क्या उतना एक्सेलरेशन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मास डिफरेंट बॉडी का डिफरेंट होता है और उसे मोशन में लाने के लिए डिफरेंट फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो इस ऑब्जर्वेशन में यह देखा इन्होंने कि अगर हम F न्यूटन फोर्स इस टेनिस की बॉल पर लगाएं टी टाइम के लिए और ये इतना एक्सेलरेशन गेन कर लेता है, तो हम अगर टी टाइम के लिए इतना फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी इतना एक्सेलरेशन गेन नहीं कर पाता है। तो करना क्या है कि इसी टी टाइम के लिए हमें इस पर फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर देना है, और जब फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तब जाके ये इसके बराबर एक्सेलरेशन पाता है। इस तरीके से हमें क्या मिला कि इस पर फोर्स की वैल्यू थोड़ा ज्यादा लगानी पड़ती है। वो इसलिए ज्यादा लगानी पड़ गई क्योंकि इसका मास इस वाले से ज्यादा है। और इसी ऑब्जर्वेशन से बस न्यूटन को क्या था, न्यूटन वाज फाउंड दैट, क्या फाउंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the acceleration of body, acceleration of different body। तो यहां से डिफरेंट बॉडी का जो एक्सीलरेशन है वो डिफरेंट होता है, वो सॉरी जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, ऐसे लिखते हैं, ऑफ द बॉडी फॉर डिफरेंट बॉडी के लिए जो एक्सीलरेशन होगा वो भी डिफरेंट होगा और फोर्स भी डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों सेम होंगे, ठीक बेटा। तो डिफरेंट बॉडी के लिए डिफरेंट एक्सीलरेशन होगा और डिफरेंट फोर्स भी होगा। तो यहां से जो न्यूटन का ये ऑब्जर्वेशन है ये कैलकुलेट क्या होकर आता है, यहां से क्या कैलकुलेट होकर आएगा कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। यहां से क्या कैलकुलेट होकर आएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो यहां पर कुछ गड़बड़ हो रहा है बेटा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सेम एक्सीलरेशन, ये होगा force is directly proportional to the mass of body of same acceleration, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं of the given acceleration, of the given acceleration। और यहां से फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर masses of the body, बॉडी के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा और यहां पर ये आएगा। यहां से एक चीज मैं आपको ग्राफ से भी समझाना चाहूंगा इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर इस वाले एक्सिस पर हम एक्सेलरेशन लें और इस वाले एक्सिस पर हम फोर्स लें और किसी बॉडी को में मास को हम कांस्टेंट रखें, तो हमारा जो फोर्स और एक्सीलरेशन का ग्राफ है वो ऐसे जाएगा। ये बताएगा कि एक कांस्टेंट मास के लिए रिलेशन है। अगर हम देखें बेटा कि मास कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन ज्यादा देना पड़ा हमें, तो मास भी फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। देखिए एक्सीलरेशन की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स की वैल्यू देखिए अपने आप बढ़ती चली जाएगी। A1, A2, A3, M1, M2, M3, सॉरी F1, F2, F3 अपने आप बढ़ता चला जाएगा, मास को कांस्टेंट मानकर अगर ये काम करें तो। इसी तरीके से इस वाले ऑब्जर्वेशन में अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें
एक ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या मिलेगा, इस वाले एक्सिस पर हम यहां पर एक्स वाले एक्सिस पर फोर्स लें और यहां पर वाई वाले एक्सिस पर हम मास लें, तो देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट मास के लिए डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लगाना पड़ता है। तो यहां पर इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन जो मिलेगा ये शो करेगा कांस्टेंट एक्सीलरेशन को, कांस्टेंट एक्सीलरेशन को, और ये है ए, ये इनके बीच का ग्राफ है। अब बेटा यहां पर न्यूटन की इस ऑब्जर्वेशन को देखकर आप कुछ कॉमन पॉइंट निकालिए, क्योंकि जो फोर्स किसी बॉडी पर लगता है वो फोर्स एक्सीलरेशन के भी बराबर है और वही फोर्स उस बॉडी के मास के भी प्रोपोर्शनल है। इट मींस वो फोर्स मास और एक्सीलरेशन दोनों को रिलेट कर रहा है जो उस बॉडी पर लग रहा है। यहां से दोनों इक्वेशन को हम एक में करके देखते हैं तो हमें एक रिलेशन मिलता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट F is directly proportional to the m and a, where m is the mass of the body, ये a acceleration of the body, जो फोर्स यहां पर अप्लाई किया गया है बॉडी के ऊपर, उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आया है। F प्रोपोर्शनल का सिंबल बेटा यहां से हटता है तो एक कांस्टेंट लिया जाता है जिसे हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, और वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हमने यहां पर लिया है k। इसी को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल इक्वेशन बोल सकते हैं, जो हर जगह पर बहुत आराम से लगाकर प्रॉब्लम को इजी कर देता है, लगा दे तो प्रॉब्लम को इजी कर देता है। जो ये मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। यहां पर के एक बहुत कह सकते हैं कि चुनौती भरी चीज है, क्योंकि के जिस टाइम पर न्यूटन ने यह फार्मूला दिया था उस टाइम पर एसआई सिस्टम नहीं था। एसआई सिस्टम ना होने की वजह से 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम सेकंड ये सारी चीजें अनडिफाइंड थी। अब के की वैल्यू को कैलकुलेट करके इस इक्वेशन का एक एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट था। तो न्यूटन ने एक सेटअप बनाया कि दुनिया में कोई ऐसा इंटीजर नहीं है, कोई एक ऐसी वैल्यू नहीं है, क्वालिटेटिवली वैल्यू नहीं है जिसमें एक का मल्टीप्लाई ना हो। अब हमें न्यूटन के आगे ये चुनौती थी कि के की वैल्यू किसी तरीके से अगर एक हो जाए तो दुनिया का हर एक कांस्टेंट का वैल्यू या हर एक इस फार्मूले से रखने वाली हर एक जो वैल्यू होगी वो उसमें के अपने आप इनबिल्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया 12, ले लिया 1000 या 100, ये ले लिया 111 या ले लिया 992, कुछ भी ले लिया। कोई एक ऐसी वैल्यू बताओ जिसमें एक का मल्टीप्लाई ना हो। अब एक से मल्टीप्लाई जब आप किसी भी वैल्यू में करते हैं उसकी वैल्यू चेंज भी नहीं होती है और आपका काम भी बन जाता है। देखिए न्यूटन का यही एक चैलेंज था कि इस के को एक बनाना। तो उन्होंने किया क्या, बहुत बेसिकली कि जैसे अगर हमें 10 न्यूटन मेजर करना है तो सिंपल सी बात है कि 10 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, या 1 न्यूटन को ही 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 10 न्यूटन बना देंगे। 20 न्यूटन है तो इसका मतलब क्या है कि 1 से मल्टीप्लाई कर किए होंगे, 1 न्यूटन पहले फाइंड आउट किया होगा, उसमें 20 टाइम्स कर दे होंगे, 20 न्यूटन हो गया। इसी को एक कर देना। तो न्यूटन के दिमाग में क्या आया कि इस m की वैल्यू को 1 किलोग्राम रखो आप, एक्सेलरेशन को 1 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर रखो आप, और f को 1 कर दो आप, या आप ऐसे निकालो आप। तो k को बेटा कैसे चूज किया गया, m इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 1 लेकर दैट अमाउंट ऑफ फोर्स इज टेकन एज द 1 यूनिट ऑफ फोर्स which when applied on a body of unit mass produces the unit acceleration in the body। कि एक k की वैल्यू 1 क्या है कि यह एक ऐसी क्वांटिटी है या एक ऐसा फोर्स की इक्विवेलेंट है जो यूनिट मास की बॉडी में यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे। इट मींस k की वैल्यू को 1 डिटरमाइन कर दिया गया न्यूटन के इस लॉ में,
और अब ये फार्मूला बेटा जनरेट होकर कितना आया, F इक्वल टू 1 इंटू एम ए, और F इक्वल टू एम ए, और फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। ये फार्मूला कैलकुलेट होकर आया और इसी को बोला जाता है, दिस इज मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। बट यहां पर एक नोट पॉइंट भी मैं बताऊंगा बेटा आपको। वो नोट पॉइंट क्या है, क्वेश्चन में जनरली आ ही जाता है। सपोज कर लेते हैं कि एक नोट पॉइंट है, ये इधर का मिटा देना बेटा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मिटाना पड़ेगा इधर। है क्या इधर बेटा, इफ F इज इक्वल टू कांस्टेंट और यूनिट वैल्यू, सपोज कर लेते हैं यूनिट वैल्यू। अब F की वैल्यू यूनिट हो गई, तो इस इक्वेशन से देखें कि कुछ डिफरेंट मिलने वाला है क्या। एक नोट पॉइंट में देख लें, F की वैल्यू यूनिट हो गई एम ए इज इक्वल टू 1, या आप ऐसे सपोज कर लेते हैं कि A प्रोपोर्शनल 1/m। यहां से इट मीन्स एक कंक्लूजन यह निकल कर आया, इफ द फोर्स इज कांस्टेंट व्हिच इज अप्लाइंग ऑन द बॉडी, जो बॉडी के ऊपर फोर्स लगा हुआ है वो कांस्टेंट है, देन एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, F is fixed, or other words F is same, or other words F is constant, or other words F is unit। अगर F सेम है, कांस्टेंट है या यूनिट है किसी सिस्टम में डिफरेंट बॉडी के लिए, तो उसमें जो एक्सिलरेशन है, हर एक बॉडी का जो एक्सिलरेशन है उस बॉडी के मास के कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो एक्सिलरेशन और मास के बीच ग्राफ क्या आएगा, ग्राफ देखें। सपोज कर लेते हैं कि ये एक्सेलरेशन है, जो एक्स एक्सिस पर है, और ये वाई एक्सिस पर मास है, ये किलोग्राम में है और ये मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर में। तो यहां पर मास और एक्सेलरेशन के बीच जो ग्राफ मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, जहां पर फोर्स कैसा होगा, यूनिट होगा और कांस्टेंट होगा। ये आपको ग्राफ मिलेगा कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ा तो मास घटेगा, एक्सेलरेशन घटा तो मास बढ़ेगा। ये इस तरीके का यहां पर ग्राफ मिलेगा। F इक्वल टू ma से हम देख लें कि फोर्स को तो मालूम ही कर लिए कि फोर्स एक एक्सटर्नल काजेज है जो बॉडी में मोशन प्रोड्यूस कर देता है। इट मीन्स अदर वर्ड में बोले कि मोशन जब वेलोसिटी बॉडी में आ जाती है तब बोलते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि बॉडी में मोशन आया तो एक्सिलरेशन लेकर आया। ये एक्सिलरेशन कौन लाया है, फोर्स लेकर आया है। इट मीन्स फोर्स इज द बेसिक फिजिकल काजेज ऑफ द मोशन। तो हम देख लें इस इक्वेशन से उसकी यूनिट क्या होती है। तो यूनिट इसकी देखिए बेटा, एम के सिस्टम में हम फोर्स में एम को मेजर करते हैं किलोग्राम से, एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर से। तो बेसिकली इसकी जो फोर्स की यूनिट है, यूनिट ऑफ फोर्स, ये निकल कर आने वाला है किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। फोर्स बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि विच हैव मैग्नीट्यूड
एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि एक कमरा है, कमरे का दरवाजा आप खोलिए 5 न्यूटन फोर्स से, कमरे का दरवाजा 5 न्यूटन फोर्स से ओपन कीजिए, तो मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसको ये बोलना चाहिए कि डोर को, दरवाजे को ओपन कीजिए 5 न्यूटन फोर्स से, इनसाइड, आउटसाइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। इट मीन्स अमाउंट ऑफ फोर्स एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों को आपको बताना चाहिए, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर फोर्स के ये एक एम के सिस्टम में हो गया। इसकी और भी एक 2 यूनिट है, जैसे हम आपको बता दें, वन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम 1 न्यूटन भी बोलते हैं, 1 न्यूटन भी बोलते हैं। 1 न्यूटन को हम डिफाइन भी करेंगे बेटा कि 1 न्यूटन होता क्या है। 1 न्यूटन इक्वल टू बेटा, जो डेफिनेशन है, 1 न्यूटन इज द फोर्स व्हिच व्हेन एक्ट ऑन द बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम प्रोड्यूस द एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन एक ऐसा फोर्स है बेटा जो किसी बॉडी पर लगने के बाद अगर उसका मास यूनिट है तो यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर दे। तो जब कोई भी यूनिट मास पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन अगर हो रहा है तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो 1 न्यूटन होगा। फोर्स की एक और भी यूनिट है, यह आप ऐसे बोल सकते हैं सीजीएस यूनिट है। तो इन द सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ द फोर्स इज डाइन। तो डाइन इसकी एक दूसरी यूनिट है। 1 dyne is the force which when act on a body of mass 1 gram produce the acceleration of 1 centimeter per second square. Here measurable point is mass of the body is 1 kilogram. Here mass of the body is 1 gram. Here the acceleration of the body is 1 meter per second square, but here 1 centimeter per second square. दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या है यूनिट का, इसमें एमकेएस है या एसआई है और इसमें सीजीएस है। तो ये आपकी यूनिट है। इसमें एक रिलेशन भी होता है कि 1 न्यूटन हाउ मेनी डाइन, ये एक रिलेशन होता है। इसका रिलेशन भी देख लें कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू बेटा होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को और एक्सपैंड कर दें तो 1 किलोग्राम हो जाएगा 1000 ग्राम और 1 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और यहां से सेकेंड स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो आप देख रहे हो कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। आप इसी को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को लिखते हो डाइन, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। और ये बेटा वो डाइन नहीं है, ये डाइन एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर उन्हीं को ऑनर दिया गया, तो उन्हीं के नाम पर ये डाइन है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होगा। तो ये रिलेशन बिटवीन द डाइन एंड न्यूटन का है और ये इसकी बेसिक कह सकते हैं कि कुछ यूनिट हैं। बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म और आता है, इसी लेक्चर में हम लोग उसे भी डील करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द मोशन इन द टर्म ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। न्यूटन के सेकंड लॉ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो रिलेशन यहां पर हम लोग वेरीफाई करने चल रहे हैं। ये है क्या चीज? When the force is applied on the body, it produces the acceleration in the body. जब किसी भी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सीलरेशन आ जाता है और वह एक्सीलरेशन फोर्स की वजह से आता है, and which the velocity and hence the moment of the body is changes. और जब कोई बॉडी एक्सीलरेट होने लगती है तो उसकी वेलोसिटी और उसका मोमेंटम दोनों चेंज होने लगता है। और जब वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों चेंज होने लगता है
इस चीज का ऑब्जर्वेशन हम न्यूटन की सेकंड लॉ से करते हैं, जो F इक्वल टू एम में फॉर्मूला है। हम देखते हैं कि F इक्वल टू एम में कैसे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से रिलेट होता है। तो यहां पर बेटा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सीलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सीलरेशन। ये कैसे है, यहां पर देखें, एक फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था, डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एम ए। ये कैसे है इसी को हम लोग देखते हैं। वी नो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इतना होता है, डेल पी अपॉन डेल टी। यहां से मैं आपको दिखाता हूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू होता है बेटा डेल एम वी अपॉन डेल टी। और ये एम वी जो होता है वो मोमेंटम होता है, इट मीन्स डेल पी अपॉन डेल टी। और डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल टू एम में कैसे होता है ये भी आप देख लें, डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल एम वी अपॉन डेल टी। और अगर बॉडी का मास बेटा कांस्टेंट है तो एम और डेल वी अपॉन डेल टी, और हम सब लोग जानते हैं डेल वी अपॉन डेल टी ये होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन। जब बॉडी लीनियर मोशन में हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन का ये फार्मूला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन का फार्मूला है। और ये इसकी वैल्यू हम इसकी जगह पर प्लेस कर सकते हैं, स्मॉल ए व्हिच इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, इट मींस डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एम, और इसकी प्लेस पर ए। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एम ए की वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है एफ, या हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। यहां से हम देख रहे हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल है, वही फोर्स के इक्वल है जो बॉडी पर अप्लाई होता है तो बॉडी को एक्सीलरेट कर देता है, उसके मोमेंटम को चेंज कर देता है, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर देता है। इट मींस इस फार्मूले से एक स्टेटमेंट निकल कर आएगा, वो स्टेटमेंट ये बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स applied on it, and the change the momentum takes place in the direction in which the force applied। तो ये यहां से एक कंक्लूजन निकल कर आता है जो आपको द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ फोर्स का रिलेशन देता है। न्यूटन सेकंड लॉ में बेटा हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ देखा, यूनिट क्या होता है, न्यूटन ने उससे ऑब्जर्वेशन क्या निकाला था और उसकी यूनिट क्या होती है, फिर हमने उसको रिलेट किया द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। अब हम लोग देखते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहां कहां पर होल्ड होगा। तो बेसिकली हमें दो पॉइंट मिलता है जहां पर न्यूटन लॉ होल्ड होगा। द रिलेशन F इक्वल टू एम डेल वी अपॉन डेल टी, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। इट मींस दिस मैथमेटिकल इक्वेशन इज रिटन एज इज इक्वल टू एम ए, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड ए इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। जिस पर फोर्स लगा हुआ है उसी का मास और उसी का एक्सीलरेशन है बेटा। यहां टू होल्ड द टू कंडीशंस आर नीडेड, वन ऑफ देम व्हेन द वेलोसिटीज आर मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। भाई ये रिक्वायरमेंट क्यों हुई इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए हुई बेटा कि ये तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो सही है कि एम कांस्टेंट है और एक्सीलरेशन कुछ भी हो सकता है, बट जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में आते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में आए तो देखते हैं कि बेटा जो मास है वो चेंज हो जाता है वेलोसिटी के साथ, और वो इस फॉर्म में चेंज होता है। यहां पर मैथमेटिकल इक्वेशन ये है मास का कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज करती है उसी तरीके से उसका मास भी इंक्रीज कर देता है। इट मीन्स
मूविंग ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कांस्टेंट नहीं होने वाला है। तो अगर मूविंग ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट नहीं होने वाला है तो ये जो फार्मूला है ये वैलिड नहीं होगा। इट मींस इस फार्मूले को क्वांटम मैकेनिक्स ने डिस्कार्ड कर दिया। वो इसलिए डिस्कार्ड किया क्योंकि वेलोसिटी के साथ में मास चेंज हो रहा था। जब मास चेंज हो रहा है तो आप देखिए यहां पर कि मास के ऊपर फोर्स डिपेंड कर रहा है। बार बार जब मास ही चेंज हो जा रहा है तो फोर्स की वैल्यू भी तो चेंज हो जा रही है। तो ना तो फोर्स कांस्टेंट हो पा रहा है और ना ही मास कांस्टेंट हो पा रहा है। तो मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स ये बोलता है कि मास, ये m0 इज द मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट पोजीशन एंड m इज द मास ऑफ बॉडी इन अ मोशन। तो मोशन में मास ऑफ द बॉडी है, ये रेस्ट पोजीशन में है। ए c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी कंडीशन में जो v की वैल्यू है वो c से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, ये कभी नहीं होना चाहिए। इट मीन्स v इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट c, और c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या फिर बेटा आप इसी को और भी नोट कर सकते हैं कि v की वैल्यू लेस देन होना चाहिए 10⁶ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर से लेस होना चाहिए। अगर इसकी इक्विवेलेंट हुआ या इससे ज्यादा हुआ तो ये वैल्यू या कह सकते हैं ये फार्मूला वहां पर डिस्कार्ड हो जाता है, नहीं एप्लीकेबल होता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए बेटा हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ द लाइट एंड द स्पीड ऑफ द लाइट is c and value of the c is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। And the second things to hold the second Newton's second law of motion, Newton's second law of motion के लिए सेकेंड चीज क्या है, when mass remains constant, मास का कांस्टेंट होना कंपलसरी है। अगर मास चेंज हो रहा है तो ये अप्लीकेबल नहीं होगा। और ये दोनों चीजें क्वांटम मैकेनिक्स में होती हैं, इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स न्यूटन के सेकंड लॉ को या इस इक्वेशन को होल्ड नहीं करता है। इसका एक अपना बेसिक अलग इक्वेशन है। और यहाँ पर बेटा इस फील्ड को आप नहीं पढ़ोगे, ये आगे की क्लास में पढ़ोगे, ये और ऊंची स्टैंडर्ड की बात है। तो इस तरीके से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है बेटा। एक चीज और आपको यहाँ रिलेट करूंगा, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आप फर्स्ट लॉ आपको ड्राइव डेरिवेशन में मिल सकता है। बस आपको करना क्या है, यहां से m a लिखना है। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहीं से बेटा अगर आपने एक्सिलरेशन को जीरो कर दिया, आपकी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। तो आप देखो इस पर क्या आता है, m इंटू 0 f इक्वल टू 0। आपको देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मिल गया कि अगर बॉडी में कोई एक्सिलरेशन नहीं है, इट मीन्स बॉडी रेस्ट में है, तो उस पर कोई भी फोर्स इसका मतलब नहीं लग रहा है। मोशन के लिए फोर्स की वैल्यू 0 आ गई। और यहीं पर आपका स्टेटमेंट आता है, ये अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। और अगर देखो आप बेटा कि कोई बॉडी मोशन में है, तो सपोज कर लेते हैं उसमें एक्सिलरेशन a है, तो सिंपल सी बात है कि उसमें ma फोर्स लगा है। इट मीन्स कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो न्यूटन सेकंड लॉ से न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी आ जाएगा। इसको एग्जांपल किससे भी देख लें, जैसे एक फर्श पर एक ग्लास का बोतल गिर जाता है और तुरंत टूट जाता है। रीजन क्या है, किसी बॉडी को जो मोमेंटम है बॉडी का, वो कुछ किसी हाइट से गिर रहा है, वो मोमेंटम एट इंस्टेंट पॉइंट में 0 हो रहा है। एट इंस्टेंट पॉइंट में जब मोमेंटम 0 हो रहा है तो उस फर्श पर वो जितना इफर्ट लगाएगा, जितना फोर्स लगाएगा, वो अपने मास और एक्सीलरेशन के इक्वल लगाएगा। अब उसका मास और एक्सीलरेशन डायरेक्ट 0 हो रहा है तो वो क्या होगा कि उस फोर्स को उसी बोतल में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और पार्टिकल्स तुरंत उसमें ब्रेक हो जाएंगे। या आप ऐसे देख लें एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू कि एक क्रिकेट मैच हो रहा है। क्रिकेट मैच में एक बैट्समैन ने सिक्सर मार दिया और बाउंड्री पर ये किसी ने उसको कैच कर लिया। जब आप देखते हैं कि बॉडी या बॉल को कैच करता है तो जो प्लेयर होता है वो प्लेयर्स कैच करने के बाद अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे खींचता है। रीजन ये है कि उसका जो मास और एक्सीलरेशन से जो मोमेंटम उसके हाथ पर आने वाला है
अगर वो पीछे नहीं खींचेगा तो उस पर इतना फोर्स लगाएगा कि वो चोटिल हो जाएगा। तो करता क्या है, उस मोमेंटम को खींचता है उसी डायरेक्शन में थोड़ा देर, और वहां पर उसके मोमेंटम को धीरे धीरे टी टाइम में जीरो कर देता है। और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि मोमेंटम को चेंज करके जीरो करने से उसको चोट कम लगती है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल आप अपने फेमिलियर हैं, अपने आसपास देखिए, ऐसे एग्जाम्पल को ऑब्जर्व कीजिए और उस एग्जाम्पल से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को वेरीफाई कीजिए। देखिए कहां पर मोमेंटम जीरो होता है, कहां पर एक्सेलरेशन जीरो होता है, कहां पर मोमेंटम कितना चेंज होता है, तो उसमें क्या क्या पार्टिसिपेट करने वाली फिजिकल क्वांटिटी हैं, फोर्स कैसे चेंज होता है। तो देयर आर मेनी डिफरेंट फेनोमेनन और प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी। बस बात यह है कि हम उसे ऑब्जर्व कैसे करते हैं और ऑब्जर्व करने का हमारा तरीका क्या है। बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इसी लेसन के, और तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। थैंक यू बेटा।